आगे आप देखिएगा बच्चों कि यहां आप देखो कि आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा, अब यहां आपको देखना है कि आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा क्या क्या होता है। तो जो अजैव प्रतिबल है, जैसे ठंडा है, सूखा है, लवण है, ताप है, के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण, यानी ये बेटे जीएमओ का है। पहला प्रयोग तो ये है कि ये जो अजैव प्रतिबल होते हैं इनके प्रति बेटे ये ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं, यानी जीएमओ आनुवांशिक रूपांतरण के गुण या जीएमओ के गुण, जीएमओ के गुण ये आपको याद रख ले कि जो पौधा जीएमओ है उसके क्या क्या गुण यहां पर होंगे। तो ये जो जीएमओ पौधे होते बेटे जो आनुवांशिकी रूपांतरण के माध्यम से बनाए जाते हैं, इनमें जो प्राकृतिक कारक होते हैं जिसमें बेटे क्या क्या है, सूखा है, ठंडा है, लवण है, तापमान है, इनके प्रति ये पौधे अधिक सहिष्णु होते हैं। सहिष्णु का माने इनके प्रति ज्यादा अनुकूलित होते हैं, इन पर इनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे सेकंड नंबर पर आप देखिएगा रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता करना, यह भी इनका बेटे प्रयोग हो गया। यानी जो जीएमओ प्लांट होते हैं ये रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भर करते हैं। मतलब ये है कि जीएमओ जो प्लांट्स होते हैं बेटे इन पर केमिकल फर्टिलाइजर का कम असर होता है, या इन पर किसी भी पीड़कनाशकों के संक्रमण को रोकने के लिए कम रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीएमओ प्लांट होते हैं बेटे वह रासायनिक जो क्या कहते हैं पीड़कनाशी होते हैं इनके ऊपर इनकी निर्भरता कम होती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे आप देखिएगा नंबर थर्ड, कटाई पश्चात होने वाली नुकसान को कम करने में सहायक होते हैं। यह भी याद रखना बेटे। यानी जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के दौरान बेटे कई फसलें ऐसी होती है जहां पर ज्यादा नुकसान होता है, यानी उन फसलों को काटते समय वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं बेटे इनकी फसल कटाई के बाद में जो नुकसान होता है वो सामान्य पौधों की तुलना में कम होता है। तो बेटे फिर आप याद कर लो कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जीएमओ, ये याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटे। तो यहां आपको याद रखना है पहले तो जीएमओ होते क्या है बेटे, एक बार आप फिर याद कर ले। तो कई सारे ऐसे सजीव जिनकी जीन को परिवर्तित किया जा चुका है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, तो वह कहलाते हैं आनुवांशिक रूपांतरित सजीव, यानी जीएमओ। ये याद रखना है। जीएमओ जो पौधे होते हैं बेटे वह किस किस के ऊपर निर्भरता, उनके व्यवहार किस किस पर निर्भर करता है। तो जिस जीन को उनके अंदर ट्रांसफर किया गया है तो स्थानांतरित जीन की प्रकृति पर निर्भर करता है, परपोषी पर निर्भर करता है और जीवाणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आनुवांशिकी रूपांतरित सजीव है उनके गुण क्या क्या हैं। तो पहला गुण तो यह है कि बेटे वो जो अजैव प्रतिबल होता है, मतलब अत्यधिक ठंड पड़ना, अत्यधिक गर्मी पड़ना, तापमान बढ़ना, इनके प्रति वह ज्यादा सहिष्णु होते हैं। ज्यादा सहिष्णु का माने होता है ज्यादा एडाप्टेड होते हैं, यानी इन पर अगर ज्यादा गर्मी भी पड़ेगी, ज्यादा सर्दी भी पड़ेगी तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात बेटे ये याद रखना कि जो साधारण फसल होती है, जो साधारण फसल होती है तो उनमें हमें पीड़कनाशी या कई प्रकार के कवकनाशी का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि वहां पर कीटों का संक्रमण ज्यादा होता है। लेकिन जो जीएमओ प्लांट्स होते हैं उनमें आपको पीड़कनाशी या कवकनाशी या जो कृषि रसायन होते बेटे उनका प्रयोग कम से कम करना पड़ेगा। ये भी आपको बेनिफिट हो गया। दूसरा आपको यह है कि फसल काटने के बाद में सामान्य फसल में ज्यादा नुकसान होता है तो वह नुकसान बेटे इन पौधों में कम से कम होता है। चलिए उसके बाद में आप देखो नंबर 4, पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, है ना। ये याद रखना, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि मतलब ये है कि ये शीघ्र मृदा से उर्वरता समापन को रोकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, वरना तो होता क्या है बेटे कि जो साधारण फसल होती है ना, ये फसल मिट्टी से क्या करते हैं बेटे, धीरे धीरे खनिज लवणों को खाकर या उन्हें यूज लेकर खत्म कर देती है। फिर बाद में वहां पर बेटे या तो हमें खाद मिलानी पड़ती है या फिर दूसरी फसल को उगाना पड़ता है। लेकिन ये जो जीएमओ प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये जीएमओ प्लांट्स क्या करते हैं कि मृदा से पोषण को धीरे धीरे अवशोषित करते हैं ताकि एक साथ वहां की मृदा में पोषक तत्वों की कमी ना आए। तो यहां पर आप देख लीजिएगा
कि पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि। तो ये पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि होगी और साथ में मृदा में खनिज तत्वों की संख्या में ये वहां की उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और साथ में खाद्य पदार्थों की जो पोषणिक स्तर में वृद्धि, और ये इसका पांचवा है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी पोषणिक गुणवत्ता में ये वृद्धि करते हैं। जिसे यहाँ दे रखा बेटे विटामिन ए, समृद्ध धान यानी गोल्डन राइस। तो ये याद रखना बेटे कि यहाँ ये जो गोल्डन राइस है ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। गोल्डन राइस याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन आता है बेटे कि गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। तो यहां पर आप देखो कि खाद्य पदार्थों के प्रति उनकी पोषण की जो गुणवत्ता है उसमें भी ये पौधे वृद्धि करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे कि आनुवांशिकी रूपांतरण द्वारा यानी जीएमओ पादपों के गुण, क्या क्या गुण यहाँ पर होने चाहिए वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला गुण तो ये है कि जो जीएमओ पौधे होते हैं ये अजैव प्रतिबल के प्रति ज्यादा सहिष्णु होते हैं, यानी ये पौधे अत्यधिक गर्मी में, अत्यधिक ठंड में या तापमान में को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर। रासायनिक पीड़कनाशकों पर इनकी कम निर्भरता है, यानी जो रासायनिक केमिकल होते हैं बेटे पीड़कनाशी हो या कवकनाशी हो उन पर ये पौधे ज्यादा निर्भर नहीं रहते, क्योंकि इन पौधों में कीटों का या कवकों का संक्रमण कम से कम होता है। उसके बाद में बेटे कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक होते हैं, यानी फसल को काटने के बाद में बेटे जो वेस्टेज नुकसान होता है वो सामान्य फसल में ज्यादा होता है, लेकिन इन पौधों में ये नुकसान कम होता है। चौथा आपको याद रखना है कि ये जो पौधे होते हैं ये पौधे जो है खनिज उपयोग की क्षमता को बढ़ा देते हैं, यानी ये जो पौधे हैं ये खनिज का उपयोग कैसे किया जाए ये उसको क्षमता को बढ़ा देते हैं। और साथ में बेटे जो खाद्य पदार्थ वाले पौधे होते हैं उनमें उसकी खाद्य गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण है कि बेटे बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एक धान का पौधा बनाया गया जिसको गोल्डन राइस कहते हैं, है ना। तो गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत माना जाता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। आगे देखिएगा बेटे कि बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसका नाम है बेसिलस थ्यूरोजिनेंसिस से प्राप्त करते हैं, से निर्मित होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी बीटी। तो एक बार और बीटी जीव विष जो है बेटे ये जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करती है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी यहां आप देख ले बेटे कि यहां पर एक जीवाणु है, ये मैं नया लिख रहा हूं, इस जीवाणु का नाम है बेसिलस थ्यूरोजिनेंसिस। क्लियर। इसको आप क्या कहोगे, बीटी। ये तो जीवाणु का नाम है। इस जीवाणु से बेटे एक टॉक्सिक जीन को यहां पर टॉक्सिक जीन को लिया, जिस जीन का नाम है बीटी टॉक्सिक जीन। बीटी टॉक्सिक जीन, बीटी टॉक्सिक जीन को बेटे ट्रांसफर किया प्लांट्स के अंदर, और यहां पर बेटे एक प्रोटीन उत्पन्न होती है और ये प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। ये जो क्राई प्रोटीन है ये कीटों के लार्वा को नष्ट करती है, कीटों के लार्वा को नष्ट, कीटों के लार्वा को नष्ट। तो ये यहां पर एक तरह से क्या हो गया बेटे, कीटनाशी हो गया। मतलब ये है कि अब इन पौधों में किसी कीटनाशी रासायनिक पदार्थ की जरूरत नहीं है। अगर बीटी टॉक्सिक जीन को अपने उस पौधे के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो फिर वो पौधा अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, वो पौधा हो जाएगा कीट प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी। तो यहां आप ध्यान से देख ले कि बेटे एक जीन का नाम याद कर ले, बीटी टॉक्सिक जीन, यानी बीटी एक प्रकार की जीव विष है जो एक जीवाणु जिसका नाम है बेसिलस थ्यूरोजिनेंसिस, बेसिलस थ्यूरोजिनेंसिस कहते हैं, से निर्मित होता है। बीटी जीव विष से क्लोन होकर ये पौधों में होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। यानी उसको यहां से समझ लो बेटे
कि बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस एक जीवाणु है जिससे एक टॉक्सिक जीन प्राप्त होती है जिसको बीटी टॉक्सिक जीन कहते हैं। बीटी टॉक्सिक जीन एक विशेष प्रोटीन बनाते बेटे, उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन यानी क्रिस्टल प्रोटीन, और यह प्रोटीन कीटों के लार्वा को खाती है। तो फिर जिस पौधे के अंदर अपन इस जीन को ट्रांसफर कर देंगे तो उन पौधों के अंदर कीटों का संक्रमण नहीं रहेगा, यानी वह पौधे क्या होंगे, कीटों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बेटे अगर पौधों के अंदर बीटी टॉक्सिक जीन को पहुंचा दिया जाएगा तो उन पौधों को फिर ज्यादा कीटनाशी या पीड़कनाशी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहां तक आपको याद रखना है। इस तरह से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है, जैसे एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेटे जिसको आपको याद रखना है। बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन आदि से बनाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटे कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक विशेष जीवाणु का नाम है, जीवाणु का नाम याद रह जाएगा ना बच्चों, क्या नाम है, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ये ऐसा जीवाणु है जो एक गर्म आवास में ये पाया जाता है। तो बेटे इस जीवाणु से एक विशेष जीन निकाली जाती है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिक जीन, और ये बीटी टॉक्सिक जीन एक विशेष प्रोटीन बनाती है जिसे क्रिस्टल प्रोटीन या फिर बेटे क्राई प्रोटीन भी कहा जाता है। और ये क्राई प्रोटीन ये कीटों के लार्वा को नष्ट करती है। अब होगा क्या कि बेटे इस जीन को किसी पौधे के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, तो ये जो पौधा है अब ये पौधा कीट प्रतिरोधी हो जाएगा। मतलब इस पौधे की निर्भरता अब कीटनाशी पर या पीड़कनाशी पर नहीं रहेगी। यहां तक क्लियर। तो ऐसे पौधे जो बनाए गए हैं उसमें बेटे बीटी कॉटन भी आता है, बीटी मक्का, बीटी जो है धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन, यहां तक बना लेंगे बेटे। ये यहां पर बीटी धान है, तो याद रखना बीटी कॉटन के साथ साथ में बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू या सोयाबीन बना लिए गए हैं। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। आगे अपन देखते हैं बेटे, तो यहां आप देखो कि बीटी कपास, अब ये यहां पर इसको डिटेल बताया गया है, बीटी कपास यानी बीटी कॉटन। बीटी कॉटन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि बीटी कपास पर कुछ जो है नोट्स लिखो। तो आप देखो कि बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो कीटों जैसे कि लिथोडोप्टेन तंबाकू की कली का कीड़ा है ना, सैनिक कीड़ा, कोलियोप्टेरिक्स भृंग है, डोप्टेरॉन मक्खी मच्छर को मारने में सहायक होते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ आप याद रख लें बेटे। यहाँ पर बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशेष कीटों जैसे लिथोडोप्टेन तंबाकू का कली का कीड़ा है बेटे, या सैनिक कीड़ा, कोलियोप्टेरॉन ये भृंग है, और डेप्टोरॉन ये मक्खी मच्छर को मारने में सहायक होती है। तो ये आपको याद रखना है। बीटी थ्यूरोजेनेसिस अपनी वृद्धि में विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है, और इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है। मैं आपको इस प्रोटीन के बारे में बता दूं, ये विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होते बेटे क्राई प्रोटीन, ये याद कर लेना। ये विशेष कीटनाशक जो प्रोटीन होगी ये प्रोटीन होगी क्राई प्रोटीन। तो एक बार फिर रिपीट कर ले कि जो बीटी थ्यूरोजेनेसिस होगा वो अपनी वृद्धि के दौरान कुछ प्रोटीन रवे का निर्माण करता है, जो कि ये रवे विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होते हैं। वास्तव में बीटी जीन विष प्रोटीन प्राक जीव निष्क्रिय रूप से होता है। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है तो इसके रवे आत्म सारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और आगे चलकर बेटे उस कीट को मार देते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देख लें कि यहाँ पर बीटी थ्यूरोजेनेसिस जीन अपनी वृद्धि के दौरान कुछ विषैले प्रोटीन रवे बनाता है, विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। वास्तव में बीटी जीव जो होते हैं ये जो विष प्रोटीन है ये प्राक विष निष्क्रिय रूप में होता है। ये भी याद रखना बेटे, शुरुआत में ये जहरीला नहीं होता, ये निष्क्रिय रूप से होता है। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, यानी अब क्या किया जाएगा
कि जिस फसलों पर बेटे इस निष्क्रिय जीव वाले फसल को जब ये कीट खाएगा तो ये जो निष्क्रिय जीव प्रोटीन है ये उसके आंत में जाएगी और सारे माध्यम में जाते ही बेटे ये सक्रिय प्रोटीन के अंदर बदल जाएगी और सक्रिय प्रोटीन के अंदर बदलते ही ये वहां पर विष का कार्य करेगी और उस कीट को मार देगी। तो यहां आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा टॉपिक लंबा तो है बेटे, यानी बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। तो आप देख लीजिएगा कि बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस की कुछ नस्लें, ये याद रखना बेटे, ये विशेष प्रोटीन का निर्माण करती है ना, जो कि कीटों को मारती है। अब ये कीटों के नाम दे दे के आपको याद रखना है। बीटी थ्यूरेंसिस जो जीन है वृद्धि के विशेष अवस्था में ये विशेष प्रोटीन रवे बनाती है बेटे, और ये जो प्रोटीन रवे होते हैं ये वास्तव में प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप में होता है, यानी शुरुआत में बेटे ये जो जीवाणु है ये जो विषाक्त प्रोटीन बनाएगा ये निष्क्रिय अवस्था में होगी। अब आगे पढ़ो कि बेटे जो ही कोई कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, यानी निष्क्रिय जीव विष वाले पौधे या पत्तियों को खाता है, तो बेटे इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच पर, यह भी याद रखना बेटे, आंत में क्षारीय पीएच पर ये घुलनशील होकर क्या होगा बेटे, सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और जैसे बेटे ये सक्रिय रूप में परिवर्तित होंगे तो बेटे ये आगे चलकर ये विष का कार्य करेगा। तो आप देखिएगा कि यहां बेटे आगे दे रखा है कि देखिएगा सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं को सतह से बंद कर उन छिद्रों का निर्माण करते हैं जिस कारण कोशिकाएं फूलकर फट जाती है और परिणामस्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। तो यहां आप इसको पूरी तरह से समझिएगा कि बेटे जो बीटी कॉटन है तो ये बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस एक जीवाणु है जहां से एक विशेष जीन प्राप्त होती है बेटे, उस जीन का नाम है बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस विष जीन। ये विष जीन बेटे क्या करती है कि विशेष विषैले प्रोटीन रवे बनाती है। क्लियर? अब ये प्रोटीन रवे पहले निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जैसे कोई कीट इस पौधे पर संक्रमण करता है तो बेटे इस पौधे से ये जो निष्क्रिय प्रोटीन रवे होते हैं ये उसके आंत में चले जाते हैं, उसके आंत में जाते हैं, क्षारीय माध्यम में बेटे ये कन्वर्ट हो जाते हैं सक्रिय प्रोटीन रवों में, और जैसे सक्रिय प्रोटीन रवों में कन्वर्ट होते हैं ये बेटे ध्यान रखना ये उसके आंत की उपकला कोशिकाओं में छेद पैदा कर देंगे, है ना, उसके अंदर पोर पैदा कर देंगे, ये याद रखना। और जैसे बेटे उसमें छेद का निर्माण करते हैं जिस कारण कोशिकाएं फूल कर फटना शुरू हो जाती है और उस कीट की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करते हैं तो वहां पर कीट की मृत्यु हो जाएगी, यानी उस पौधे पर कीटों का संक्रमण नहीं होगा। आगे देखिएगा बेटे, विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। यानी बेटे ये जो बीटी विष है, बीटी टॉक्सिक जीन है बेटे, इसे उस जीवाणु से प्राप्त करके कई फसलों के अंदर ट्रांसफर करा करके उन्हें कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाया जा चुका है। तो अगर ये कपास के अंदर ट्रांसफर करवाया जाता है तो वहां पर बीटी कॉटन बनेगी, अगर ये सोयाबीन में ट्रांसफर करवाया जाता है तो ये बीटी सोयाबीन भी यहां पर बन जाती है। तो यहां आप देख लीजिएगा कि बेटे यहां पर विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस से पृथक करके और कई फसलों के अंदर जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं, जिस जीन उसे क्राई कहते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण जैसे प्रोटीन जीन क्राई फर्स्ट लेसी, क्राई फर्स्ट एल सी, ये याद रखना बेटे, और एक है यहां पर यानी क्राई 2LB, तो ये थोड़ा याद रखना, यानी एक तो बेटे होगा क्राई फर्स्ट LC और एक क्राई सेकंड LB, ये जीनों के नाम हैं जो आपको याद रखना है। तो एक बार फिर देख लें बेटे, ये जो बीटी जीन होती है ये बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस जीवाणु से प्राप्त की जाती है और इस जीन को वहां से पृथक करके कई पौधों में इसका समावेश करवा करके और एक प्रकार के इन्हें कीट प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। यहां आप देखिएगा कि जीव विष
जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ये याद रखना बेटे, ये जो टॉक्सिक जीन है, जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उन्हें क्राई कहते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो प्रोटीन जीन क्राई फर्स्ट, यानी एक तो याद रखना बेटे, यानी द्वारा कूटबद्ध होते हैं। जैसे पहले तो है क्राई फर्स्ट एलसी और दूसरा है क्राई सेकंड एलबी, तो ये यहां पर आपको याद रखना है। आगे आप देखिएगा कीट प्रतिरोधी पौधा, कीट या पीड़क प्रतिरोधी पौधा किसे कहेंगे बेटे? ऐसा पौधा जिस पर पीड़कों का संक्रमण नहीं होता है उसे कहा जाता है पीड़क प्रतिरोधी पौधा। तो आइए ये कैसे बनेगा पीड़क प्रतिरोधी पौधा? तो यहां आप देखिएगा मानव सहित जंतु व कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं। ये तो आपको भी याद है कि मानव हो या जंतु हो या बेटे कई पौधे हों, है ना, इन पर हजारों लाखों की संख्या में सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर वायदेव हमारा शरीर है तो हमारे शरीर की स्किन पर भी बेटे हजारों जीवाणु होंगे। कई जंतु होते हैं उनके शरीर पर भी हजारों जीवाणु होंगे। कई पौधे होते हैं उनके शरीर पर भी हजारों सूक्ष्म रोगी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बेटे यहां पर आप देखिएगा कि जो मानव सहित है कुछ जंतु, उनकी किस्मों पर या पौधों पर अनेक परजीवी मौजूद होते हैं। सूत्रकृमि, मिल्वा डेगाइन और इनकोग्निशिया तंबाकू को पौधे की जड़ों को संक्रमित कर उन्हें पैदावार को काफी कम कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे। एक सूत्रकृमि है, थ्रिड वर्म है, जिसका मिल्वा डेगाइन और मिल्वा डेगाइन और इनकोग्निशियस, ये बेटे ध्यान रखना, मिल्वा कोडाइन और इनकोग्नियस तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर पैदावार को काफी कम कर देते हैं। अब देखो यहां पर, यानी कई, मैंने क्या कहा, कई पीड़कनाशी होते हैं बेटे जो कि पौधों को संक्रमित करके उनकी पैदावार को कम कर देंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि तंबाकू को संक्रमित करने वाले जो है सूत्रकृमि का नाम बताओ। तो बेटे ये सूत्रकृमि है मिल्वा डेगाइन और इनकोग्निशिया। इनकोग्निशिया तंबाकू को पौधे की जड़ों को संक्रमित करेंगे और उनकी पैदावार को काफी कम कर देता है। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है जो आरएनए अंतःक्षेपण प्रक्रिया पर आधारित है। ये याद रखना बेटे, आरएनए अंतःक्षेपण यानी जो है इंजर्शन की प्रक्रिया पर आधारित है। आरएनए अंतःक्षेप सभी ससिम केंद्र की जीनों में कशेरुक की सुरक्षा की एक विधि है। ससिम केंद्र की कमाने होगा बेटे यूकेरियोटिक जीन, यूकेरियोटिक, और कोशिकीय सुरक्षा यानी यहां पर जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, आरएनए अंतःक्षेप सभी यूकेरियोटिक जो जीन हैं बेटे उनकी कोशिकीय सुरक्षा के लिए ये आवश्यक होती है। तो यहां भी आपको याद रखना है कि इन संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है बेटे, उसका नाम है आरएनए अंतःक्षेप प्रक्रिया। यानी आरएनए के माध्यम से बेटे किसी भी जीन को यहां पर कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना, तो ये कहलाएगा आरएनए अंतःक्षेप प्रक्रिया। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बेटे आप देखिएगा एक बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम संवाहों का उपयोग कई सूत्रकृमि यानी थ्रिड वर्म विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधे में प्रवेश करवाया जा चुका है और डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिका में और प्रति अर्थ यानी आरएनए का निर्माण करता है। यानी बेटे ये याद रखना, जैसे एड्स वगैरह में ऐसा होता है कि डीएनए को वहां पर आरएनए को प्रवेश करवाते हो, डीएनए बन जाता है। तो यहां आप देखिएगा एग्रोबैक्टीरियम का प्रयोग करके, ये एग्रोबैक्टीरियम अगर याद हो आपको तो बेटे टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, एक तो टीआई और एक होता है बेटे आरआई प्लाज्मिड। इन दोनों प्लाज्मिडों को जिससे लिया जाता है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। तो बेटे ये दो तरह का होगा, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसिएंस भी होता है और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स भी होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम का प्रयोग कई सूत्रकृमि जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश करवाया जाता है और डीएनए का प्रवेश इस प्रकार से कराया जाता है
कि परपोषी कोशिका में सेंस और एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। यानी बेटे वहां पर एक तरह से एमआरएनए के कुछ पार्ट तो सेंस होते हैं, कुछ पार्ट एंटी सेंस होते हैं, तो उसका निर्माण ये करता है। दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं और द्विसूत्रीय आरएनए का निर्माण करते हैं। तो ये भी याद रखना बेटे कि परपोषी कोशिका में दो तरह के आरएनए बनेंगे, एक तो सेंस आरएनए और एंटी सेंस। तो यहां पर एक स्ट्रैंड तो इसकी सेंस रहेगी और एक स्ट्रैंड इसकी नॉन सेंस रहेगी। तो इस तरह से यहां पर जो आरएनए बनेगा ये आरएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए होगा। तो ये भी याद रखना, यहां पर ये जो आरएनए होगा ये कहलाएगा डीएस आरएनए, जिसमें आरएनए अंत से प्रारंभ हो जाता है और इसी कारण से सूत्रकृमि की विशेष दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाता है और जो यहां पर सूत्रकृमि का जो आरएनए होगा वह निष्क्रिय हो जाएगा। विशिष्ट अंतःक्षेपी आरएनए की उपस्थिति में परजीवी जीवित नहीं रह पाता है और इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से ही करते हैं। तो यह भी याद रखना बेटे, इस प्रकार जो पौधे होते हैं वो अपनी सुरक्षा उसी परपोषी या परजीवी से कर लेते हैं। कारण क्या हुआ कि उसके अंदर जैसे अपने बेटे डीएनए को प्रवेश करवाया, तो डीएनए को प्रवेश करवाने के साथ ही बेटे वहां पर उसने दो सूत्रीय आरएनए बनाए, एक तो सेंस स्ट्रैंड वाला और एक नॉन स्ट्रैंड वाला। जैसे द्विसूत्रीय आरएनए बनता है बेटे, तो ये क्या करता है कि सूत्रकृमि की जो विशेष आरएनए जो होता है ना मेन परजीवी का, तो उस आरएनए को ये द्विसूत्रीय आरएनए क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। और जैसे बेटे परजीवी का जो आरएनए निष्क्रिय होगा तो वो परजीवी फिर जीवित नहीं रहता और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर परजीवी पौधे होते हैं वो पौधे अपनी सुरक्षा उस परजीवी से कर लेते हैं। तो यह यहाँ पर आपको याद रखना है। तो इस तरह से बच्चों ये था हमारे पास में कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटे कि ये टॉपिक थोड़ा सा याद करने का ही है, लिख कर याद करने का है। इसमें कोई एक सा डायग्रामेटिक संरचना नहीं है, बस ये आपको याद करना है, जो जहां लिखा हुआ है उसे लिख के याद करें तभी ये टॉपिक याद होगा। तो बेटे कुल मिलाकर ये पढ़ने वाला टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है, बार बार लर्न करोगे तो ये टॉपिक याद होगा, क्योंकि टॉपिक का नेम है बेटे एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशन का माने यूजेज होते बेटे, और ये यूजेज को केवल पढ़ाई जाएगा। जितना ज्यादा आप इनको लिख के याद करेंगे ये आपको याद होता जाएगा। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।